एपिसोड 173 फिश कैचिंग। जब खाने की बात होती है तो जिराज हमेशा एनर्जी में होता है। वो बोलता है, ओके, हम लोगों ने काफी समय से फिश नहीं खाई है। मैं नदी में नीचे तक जाऊंगा और बड़ी फिश पकड़ कर लाऊंगा। अब फिश खाने के लिए निया की भूख बढ़ गई थी। तीखे हॉटपॉट के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। जब से जिराज बर्फ के पानी में नहाया था तब से निया को अब उसकी ठंड को रेजिस्ट करने की नई तकनीक पता चली थी। वो थूक अंदर उतारते हुए बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें ठंड से डर नहीं लगता तो जाओ। जिराज रहस्यमयी तरीके से बोलता है, मुझे पानी में उतरने की जरूरत नहीं है। निया उत्सुकता से उसकी तरफ देखती है। ये बिना पानी में उतरे मछली कैसे पकड़ेगा? उसने दुनिया में ऐसी मछली पकड़ने के बारे में कभी नहीं सुना था, और वो ये बिना हुक या फिश लाइन्स के कर रहा था। वो बड़े कॉन्फिडेंस से निया को बोलता है, तुम बस देखो। फिर बाहर आने से पहले निया अच्छे से एनिमल स्किन पहनने में मदद करती है। निया उसके पीछे जाती है। जब वो उसे नंगे पैर बर्फ पर चलते हुए देखती है तो वो कांपने लगती है। ठंड की वजह से उसके पैरों में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। जिराज नदी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और बर्फ की सबसे ऊपर की परत को ध्यान से देखता है। निया पूछती है, तुम मछली पकड़ने का कैसे प्लान कर रहे हो? निया एक बिल्ली की तरह उत्सुक थी, क्योंकि जिराज अपने साथ कोई भी टूल लेकर नहीं आया था। जिराज उसके रिएक्शन को एंजॉय कर रहा था। फिर वो निया को दूर धक्का देते हुए बोलता है, तुम दूर हो जाओ, मैं यहां छेद करने वाला हूं। ठीक है। निया उसकी बात मानकर दूर हो जाती है। जिराज उस सरफेस पर जोर से अपना पैर मारता है। वो बर्फ गुलदावरी फूल की तरह बिखर जाता है और जैसे जैसे गहरा होता है क्रैकलिंग की तरह आवाज करता है। जिराज पीछे हटकर बर्फ पर खड़ा हो जाता है। एक स्प्लैश के साथ वो बर्फ की लेयर पानी पर गिर जाती है और अंदर से क्रिस्टल क्लियर पानी निकलता है। निया सावधानी से नदी की सरफेस पर पैर रखती है और पानी की तरफ देखती है। उस लहराते हुए पानी में नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। वो सूर्य की किरणों को भी कई टुकड़ों में बांट रहा था, जो लोगों के चेहरे पर नाच रहा था। कुछ चील पशु मानव आसमान से तेजी से निकलते हैं और फिर छेद की किनारे पर जाकर गायब हो जाते हैं। निया खुश होकर बोलती है, ये कितना साफ है। मुझे लगता है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। बाद में हमें यहाँ से 1-2 बेसिन ले जाना चाहिए। जिराज ठीक है बोलते हुए उस छेद के पास जाकर रुक जाता है और पानी को इंटेंशनली देखता है। निया भी पानी को देखती है। फिर जब उसे लगता है कि जिराज मूव नहीं कर रहा है तो वो उसे बोलती है, इस मछली को पकड़ लो। जिराज अपने मुंह पर उंगली लगाकर उसे चुप करता है, लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं है। निया कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है। क्या मछली अपने आप ही पानी से बाहर आ जाएगी? जब वो ऐसे ही जिराज को मन में आलोचना कर रही थी तभी वो देखती है कि पानी में से कुछ तेजी से बह रहा है। जिराज तुरंत ही अपना हाथ अंदर डुबो देता है। जब वो ऐसा करता है तो उसके हाथों की मसल्स उभर आती हैं। निया अपनी सांसें रोक लेती है। जिराज अपने हाथ के आधे साइज की मछली पकड़ लेता है। निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, ये तुमने कैसे? मछली को हाथ में पकड़े जिराज गर्व महसूस करता है। फिर बोलता है, मैं अमेजिंग हूं ना? निया तेजी से सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ हो। जब वो लोग बात कर रहे थे तब एक और मछली कूदकर बाहर आ जाती है। वो वापस अंदर जाए उसके पहले ही जिराज उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। निया खुश हो जाती है, ओह माय गॉड, ये पशु मानवों में कोई जादुई शक्ति होती है क्या? निया घर की तरफ चिल्लाकर बोलती है, करणवीर, हमें पानी के लिए एक बेसिन लाकर दो। और भी बड़ी मछलियां पानी के बाहर आती रहती हैं। उनके कूदने की वजह से नदी से ऐसी आवाज आती है जैसे उबलता हुआ पानी हो। कुछ कुछ मछलियों को तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने आप ही बर्फ पर आकर गिर रही थी। निया ने भी बर्फ से एक मछली पकड़ ली। ठंड की वजह से उसके हाथ लाल हो जाते हैं। करणवीर ने उन्हें जो बेसिन दिया था वो उसे मछलियों से किनारे तक भर देते हैं। आइस पर बने छेद के किनारे धीरे धीरे जमने लग गए थे और पानी की सतह तेजी से कम हो रही थी। वो एरिया बहुत जल्दी से छोटा हो जाता है। निया जिराज का हाथ पकड़कर बोलती है, तुमने ये कैसे किया? जल्दी से बताओ। जिराज मुस्कुराता है। सनलाइट पे उसके बाल और भी चमक रहे थे, जिसकी वजह से उसके अंदर से सनलाइट की खुशबू आ रही थी। जिराज बोलता है, ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला जब हम मेट करने वाले थे और तुमने मुझे नहाने के लिए भेजा था। तब मैंने देखा कि कुछ मछलियां पानी से ऊपर उछल रही थी
उस समय मुझे मेट करने की जल्दी थी, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं पकड़ा। जब निया देखती है कि जिराज बार बार मेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो वो शर्मा जाती है। निया बोलती है, तुम वो नहीं थे जिसने वो किया था। फिर वो देखती है कि मछलियां उस बर्फ की सतह को तोड़ना चाहती थी। वो अपना मुंह खोलकर ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही थी, तो ये लोग ऑक्सीजन से वंचित हैं। निया सोचती है कि ये वही एप वाली मेंटल पावर की तरह है। जब वो मछलियां लगातार कूद रही थी तब भी वो बर्फ की सतह तुरंत ही जम जाती थी। उस हॉट मछली में से ऐसी खुशबू आ रही थी जिसमें से ठंडी हवा रिस रही थी। वो इतनी ठंड में गर्मी डाल रही थी। उस पॉट को वो लोग किनारे तक भर देते हैं और अगर वो थोड़ा और तेज होता हो, बॉयल वाटर ओवरफ्लो हो जाता है। ठंड के मौसम में अधिकतर मछलियां रिप्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से पॉट में जो मछलियां थी उनके पेट बड़े थे। निया उनमें से एक बड़े पेट वाली मछली उठाती है और बोलती है, इसमें तो मछली के अंडे हैं। जिराज की आवाज करके बोलता है, तुम्हें ये खाना पसंद है? निया बोलती है, मुझे मछली के अंडे बहुत पसंद है। फिर वो उसका एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लेती है और उसे चबाने लगती है। वो अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा टेस्टी है। निया बोलती है, तुम टेस्ट करके देखो। फिर वो एक बड़ा टुकड़ा लेकर जिराज को खिला देती है। जिराज उसे सहन नहीं कर पाता। वो उसे निकालकर फिर निया को खिलाकर बोलता है, तुम ही खाओ। वो उसे बोलती है, कोई चीज कितनी भी टेस्टी लगे लेकिन उसे अकेले नहीं खाना चाहिए। निया जिराज को ताकत में हरा नहीं सकती थी, इसीलिए वो पहले मुंह में रखे मछली के अंडे का टुकड़ा खाती है। फिर वो करणवीर को बोलती है, तुम भी अपनी बोल और चॉपस्टिक्स लेकर आ जाओ, तुम्हें भी मछली अच्छी लगनी चाहिए, है ना? चीते और तेंदुए दोनों ही बिल्ली की प्रजाति के होते हैं। जैसे जिराज को मछली पसंद है वैसे ही करणवीर को भी पसंद होनी चाहिए। करणवीर उन्हें काफी समय से देख रहा था और अभी तक उसके मुंह में बहुत सारा पानी आ चुका था। उसने पहले कभी मछली नहीं खाई थी, लेकिन पॉट से जो खुशबू आ रही थी वो उसे पागल कर रही थी। ये तो स्वाभाविक था, कैसे एक पतंगा आग की तरफ जाता है। जिराज ताकत से एक लकड़ी पकड़ लेता है। उससे वो अपनी भूख पर कंट्रोल कर रहा था। फिर भी उसके अंदर से आवाज आ रही थी, क्या मैं खा सकता हूँ? निया बोलती है, बिल्कुल तुम ले सकते हो। फिर निया बोल और चॉपस्टिक के 2 सेट उठाती है और उनमें से एक करणवीर को दे देती है। फिर निया बोल और चॉपस्टिक के 2 सेट उठाती है और उनमें से एक करणवीर को दे देती है। निया को अचानक याद आता है कि उसने करणवीर को कभी भी खाने के लिए नहीं बोला था, जो केवल उसी के लिए होता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि करणवीर थोड़ा अलग ही रहता था। करणवीर की आंखें चमक जाती हैं और वो बोल लेने ही वाला होता है कि अचानक निया उसे वापस खींच लेती है। उसकी आंखों में चमक कम होती जाती है। उसे छुपाने के लिए वो आग में और लकड़ियां लगाता है। निया उस बोल में 3 मछलियां डालती है और जब तक उसमें और मछली डालने की जगह ना बचे तब तक वो उसे भरती है। फिर वो बोलती है, ये लो, समारोह में खड़े मत रहो, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, हमें इन्हें खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिराज पागल की तरह बोलता है, मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उसकी बातों में आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा था। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ फीमेल ही परिवार की मुखिया होती थी और खाना भी वही बांटा करती थी। निया जिराज को देखती है। फिर वो बोल जिराज को देते हुए बोलती है, मुझे चॉपस्टिक से खाना आता है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। करणवीर स्टोन बोल को ले लेता है। अब उसे वो ललचाने वाली खुशबू जाते हुए दिखाई देती है। उसके सारे सेंसेस अस्पष्ट हो जाते हैं। एपिसोड 174 फिश रो। करणवीर की आंखें सिर्फ निया का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देख पा रही थी। उसके कान निया की मीठी आवाज सुन पा रहे थे और उसकी नाक सिर्फ निया की ही खुशबू सूंघ पा रही थी। निया उसके सामने चॉपस्टिक्स हिलाकर बोलती है, करणवीर। इससे तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। वो उसके पास जाती है और उसे सिखाती है कि कैसे खाते हैं। इसे ऐसे पकड़ो। जिराज को उन दोनों को देखकर जलन होती है। वो उनके बीच में आकर निया को अलग कर देता है। फिर बोलता है, तुम जल्दी से फिश खाओ, इसे मैं सिखा देता हूँ। निया को अचानक लगता है कि माहौल अजीब हो गया है। जिराज उसका साथी है और अपने साथी के सामने किसी और आदमी के इतने करीब जाना थोड़ा ज्यादा हो गया था। वैसे भी करणवीर उसकी रक्षा करता है और उसके बदले कुछ मांगता भी नहीं है। उसके दिमाग में उथल पुथल हो रही थी।
निया ठीक है बोलकर अपना सर नीचे करके खाने लगती है। जिराज उसे ऐसे ही समझा देता है और फिर अपना खाना खाने लगता है। करणवीर भी उससे ज्यादा नहीं पूछता है और याद करता है कि निया ने कैसे उसकी चॉपस्टिक पकड़ी थी। फिर वो उससे अपनी फिश को पोक करता है। जिराज एक फिश का पेट ओपन करता है। उसको उसमें एक अंडा दिखाई देता है। वो उसे पूरा बाहर निकाल लेता है और फिर निया की बोल में रख देता है। ये तुम्हारे लिए है। निया को बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू। जिराज की पूंछ जमीन पर तैर रही थी। उससे धूल उड़ रही थी, इसीलिए वो उसे तुरंत बंद कर देता है। पोक करने पर करणवीर को भी एक अंडा दिखाई देता है। वो बिना सोचे ही उसे उठाने लगता है, लेकिन उसे ठीक से चॉपस्टिक चलाना नहीं आता है, जिसकी वजह से वो अंडा बिखर जाता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा उठा पाता है। जब उसे उठा लेता है तब उसे याद आता है कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। उसकी चॉपस्टिक हवा में ही रुक जाती है। फिर वो उसे अपने ही मुंह में रख लेता है। जिराज को और भी अंडे मिलते हैं और वो उन्हें भी निया की प्लेट में ही रख देता है। निया बोलती है, अब मुझे और मत दो, मुझसे फिश ही खत्म नहीं हो पा रही है। वो बोलता है, तुम फिश मुझे दे दो। जिराज उसे बोलता है कि जो फिश वो खत्म नहीं कर पा रही है उसे वो ले लेगा और फिर दूसरी शुरू करेगा। निया अपना बोल छुपा लेती है। करणवीर बोलता है, मैंने ये खाए हैं, ये तुम्हारे लिए साफ नहीं है। जिराज बोलता है, नहीं ये साफ ही है। निया असहाय हो जाती है। वो बोल में से थोड़ा सा निकाल कर बोलती है, फिश का टेस्ट भी अच्छा है, मुझे वो भी अच्छी लगती है। तब जाकर जिराज हार मान लेता है। फिर वो सोचता है कि जब भी उसे अंडे मिलेंगे वो निया को दे देगा। फिर जब वो फुल हो जाती है तब जिराज बिना नफरत किए उसका जूठा खा लेता है। आखिर में जब फिश खत्म होने वाली होती है तो जिराज और करणवीर उसके लिए लड़ते हैं। बाद में वो एक बूंद भी सूप नहीं छोड़ते हैं। निया को अब इस दुनिया की जोरों की ठंड की आदत हो गई थी। आज मौसम साफ था, फिर भी निया कांप रही थी। वो खुद को ढक लेती है और फिर दरवाजे पर बैठकर स्नोमैन बनाती है। निया बर्फ पर किसी के पैर नहीं पड़ने देती। वो साफ और बिल्कुल सफेद होते हैं। निया अपने एनिमल स्किन के ग्लव्स निकाल लेती है और फिर बर्फ का ढेर बनाकर उससे गोला बना देती है। जिराज और करणवीर मिलकर बर्ड शेल्टर के बाहर बने गड्ढों को भरते हैं। इस जाल का पता सबको चल गया है, तो अब इसको खुला रखकर कोई मतलब नहीं था। निया उन्हें उस जगह पर सर्कल ऑफ लॉग बनाने के लिए बोलती है, स्पेशली पक्षियों को पकाने के लिए। जो मिट्टी गड्ढा खोदते वक्त निकली थी, उन्होंने छत के नीचे उसका ढेर बना दिया था। अब वो उन्हें भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जब वो देखता है कि निया बर्फ से खेल रही है तो वो अपना काम छोड़कर उसके पास चला जाता है। वो अपने हाथों से पीछे से उसकी कमर पकड़ लेता है, फिर उसे गले लगाता है। जिराज बोलता है, तुम बाहर क्यों आई हो, ठंड से बीमार मत पड़ जाना। निया उसका हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। फिर वो उसके हाथ को खींचकर बर्फ खोदने की कोशिश करती है, फिर बोलती है, नहीं मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। जिराज बहुत भारी था। निया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका हाथ जमीन पर पहुंच ही नहीं रहा था। जिराज को अपनी पीठ पर महसूस करके उसे लग रहा था जैसे वो गाय की तरह खेत जोत रही है। निया हार मान लेती है, फिर उसके हाथों को हक करके बोलती है, मुझे सच में सर्दी नहीं होगी। जिराज निया के हाथों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ठंड से लाल हो गए हैं। जब वो उन्हें पकड़ता है तो उसके दिल में दर्द होता है। वो अपने बड़े हाथों से उसके छोटे ठंडे हाथ ढक देता है। वो बोलता है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हैं, तुम्हें सर्दी कैसे नहीं होगी। निया बोल रही थी कि उसे ठंड नहीं लग रही है। वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि स्नोबॉल गर्मी छोड़ रही थी और उसे पकड़ने में भी ज्यादा गर्म लग रहा था। अगर जिराज से कंपेयर करो तो उसका तापमान हमेशा ही कम रहेगा। जब उसे लगता है कि निया का खेलने का बहुत मन है तो वो उसे रोक नहीं पाता है। जिराज बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ तुम्हें इससे कौन सा आकार बनाना है। निया तुरंत ही बोलती है, पहले इससे सर के लिए एक बड़ी बॉल बनाओ। जब उसे मौका मिलता है और जिराज अपने हाथ खोलता है तो वो वहां से निकल जाती है। वहां से निकलकर वो दूसरी जगह खोदने लगती है। जिराज के बड़े बड़े हाथ बर्फ खोदने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो बड़ा ढेर बना लेता है। उसे ज्यादा समय नहीं लगता है और वो बड़ी बॉल बना लेता है। करणवीर बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। वो लकड़ी के पिलर्स को ढक रहा था।
जब निया देखती है कि वो अकेला मेहनत कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक स्नो का बड़ा बॉल बनाती है और उसकी तरफ फेंकती है। वो बॉल हवा में धीरे धीरे उड़ते हुए करणवीर की तरफ जा रही थी। उसका निशाना साफ था। करणवीर उस अनजान चीज को अपने उल्टे हाथ से दूर फेंकने के लिए अपनी उंगलियां मोड़ता है। वो पलटता है तो उसे निया का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ वहीं रुक जाता है। एक बैंग की आवाज के साथ वो बॉल करणवीर के चेस्ट पर जाकर लगती है। उसके कॉपर रंग के चेस्ट पर स्नो का सफेद गोला बन जाता है। निया जोर से हंसते हुए पूछती है, तुम इससे बचे क्यों नहीं? तुम्हें इससे ज्यादा लगी तो नहीं? करणवीर निया की तरफ देखकर अपना सर हिला देता है। निया उसे इशारा करते हुए बुलाते हुए बोलती है, यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो, मुझे स्नोमैन बनाने में मदद करो। जिराज को तुरंत ही दुख होता है। वो तीखे किनारे वाली बर्फ की बॉल बनाकर निया के पास ले जाता है और बोलता है, ये हो गया। निया वो बर्फ का टुकड़ा ले लेती है और नीचे बैठकर उस पर काम शुरू कर देती है। वैसे तो स्वभाव से ही करणवीर शांत था, लेकिन फिर भी वो निया के पास जाता है और पूछता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? जिराज अपने दांतों को आपस में रगड़ता है, जिससे अजीब अजीब आवाज आती है। निया बोलती है, पहले तुम भी बॉल बनाओ, फिर हम सब लोग अपने लिए एक एक स्नोमैन बनाएंगे और एक नागाल के लिए भी। अरे हाँ, मेरे अंडों के लिए भी। करणवीर भी ठीक है बोलकर अपना सर नीचे करके खोदने लगता है। उसके होठों पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। जिराज उसके करीब आ जाता है और सॉफ्ट आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। निया बोलती है, ठीक है। वो तीनों मजा करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका टाइम पास भी हो गया था। दोपहर तक तो स्टोन हाउस के बाहर स्नोमैन की लाइन खड़ी थी। निया दौड़ती हुई अंदर जाती है और 4 एनिमल स्किन लाती है। फिर उन्हें स्नोमैन को पहना देती है। फिर जो कोयले पूरी तरह नहीं जले थे, निया उन्हें इस्तेमाल करके स्नोमैन को सजाती है। वो स्नोमैन भले ही पास से अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन वो दूर से काफी अच्छे लग रहे थे। दूर से उन्हें देखने के लिए कई पशु मानव इकट्ठा हो गए थे। कई औरतें तो ठंड से बिना डरे उन्हें देखने आ गई थी। जिराज को शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके स्नोमैन को निया ने लड़कियों की तरह एनिमल स्किन पहना दी थी। फिर वो स्नोमैन की एनिमल स्किन उतार कर उसकी कमर पर बांध देता है। उसकी कमर इतनी मोटी बनाई थी कि सिंगल एनिमल स्किन को बांधना मुश्किल लग रहा था। उससे उसकी सिर्फ आधी कमर ही ढक रही थी। उसे देखकर करणवीर भी चुपचाप अपने स्नोमैन की एनिमल स्किन निकाल देता है और उसे कमर पर बांध देता है। अब बस नागाल का ही स्नोमैन, जो आधा नाग और आधा इंसान जैसा था और पीछे उसकी लंबी पूंछ थी, उसी ने कोट पहन रखा था। जिराज और करणवीर दोनों में बिना बोले ही समझौता हो गया था कि उसके स्नोमैन में कुछ भी नहीं करेंगे। आखिर में निया एक बास्केट निकालती है और उसमें स्नो के बने अंडे डाल देती है और फिर उन अंडों से भरी बास्केट को नागाल के स्नोमैन के पास रख देती है। निया बोलती है, ये दुख की बात है कि मैं इतनी कलाकार नहीं हूँ, नहीं तो ये अंडे से निकलकर कैसे दिखते वो भी बना देती। मैं सच में उन्हें अंडे से बाहर आते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर जिराज थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, मैं नागाल को जाकर बोल देता हूँ कि जब वो अंडों से निकलने ही वाले हों तब तुम्हें बुला ले। करणवीर घबरा जाता है। नागाल तो उन अंडों को पहाड़ों में ले जाकर तोड़ेगा, तो अगर जिराज उसे बता भी देगा तो भी जब बच्चे निकलने वाले होंगे तो नागाल निया को कैसे बुला पाएगा? अगर वो उन्हें छोड़कर भी आता है तो भी बच्चों की रक्षा कैसे होगी? वैसे तो करणवीर को कोई पूछता नहीं है, फिर भी वो अपने हाथों से बर्फ साफ करके फिर से पिलर्स को भरने लगता है। जब फेंस बन जाती है तो जिराज उसे घनी लताओं से बांध देता है। वो छोटे पंखों वाले पक्षी ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ सकते हैं। वो उनके पैरों को आजाद कर देता है और उन्हें फेंस में ही उड़ने की आजादी मिल जाती है। जैसे जैसे दिन जा रहे थे, निया एक एक दिन गिन रही थी। फिर भी जब उसे पता चलता है कि 3 महीने खत्म होने वाले हैं, तो वो अपनी व्याकुलता रोक नहीं पाती है। आखिरकार वो अपने बच्चों को देखने ही वाली थी। एक रात उन पक्षियों की रोने की आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी। निया को भी उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। फिर इसका कोई अंत था? निया तुरंत उठने वाली थी। इस समय सभी काम अच्छे हो रहे थे। जिराज भी उसे नहीं रोकता है, बल्कि वो उसे उठकर कपड़े पहनने में मदद करता है और फिर उसके साथ बाहर भी आता है। करणवीर पहले से ही बाहर निकल गया था। वो फेंस के अंदर छोटे भेड़िए को पकड़ रहा था।
रात में 3 चंद्रमा आसमान में पृथ्वी को चमका रहे थे। फेंस के एरिया में भगदड़ मच रही थी। सभी पक्षी अपने पंख फैला रहे थे और करीबन 8 पक्षी मरे हुए नीचे पड़े थे। इस बार वो लोग छुपकर नहीं खा रहे थे, बल्कि खुलेआम परेशान कर रहे थे। वो 4 भेड़िए थे। करणवीर एक को अपने मुंह में पकड़ लेता है और एक को जमीन पर पैर के नीचे दबा देता है। जो 2 बचे थे वो पागलों की तरह झपट्टा मारकर जिंदा पक्षियों को मार रहे थे। निया दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जिराज का हाथ निया के कंधे पर और भी टाइट हो गया था। वो छलांग मारकर उन भेड़ियों को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उनके पीछे से एक बड़ा काला साया निकलकर बाहर आता है। बैंग! अचानक से लाइट की स्पीड से फेंस नीचे गिर जाती है। जब तक वो आवाज खत्म होती है तब तक उनमें से एक भेड़िया गायब हो चुका था। वो काला साया चलना बंद हो जाता है। उसमें से लाल और काली लाइट निकलती है। निया अपना मुंह खोलकर बोलती है, नागाल? 2 लाल पशु मानव की आंखें निया की तरफ देख रही थीं। उसके नीचे भेड़िए के पैर चलते हुए दिखाई दिए और फिर वो गायब हो जाते हैं। वो साया ऊपर उठता है और एक साफ नाग का चेहरा दिखाई देता है। बाकी के 3 भेड़िए डर के मारे रोने लगते हैं। करणवीर भी दंग रह जाता है। वो अपना मुंह वाला और पैरों में दबा दोनों भेड़ियों को छोड़ देता है। वो नाग का साया फिर से लाइट की स्पीड से चलने लगता है और उन भेड़ियों की आवाज कम होती जाती है। निया पूरी तरह से कठोर हो जाती है। क्या ये नाग था? उन भेड़ियों की आवाज बंद हो जाती है। नागाल अभी भी नीचे रेंग रहा था। वो सारे मरे हुए पक्षियों को खा जाता है। आखिरकार निया अपने सेंसेस में वापस आ जाती है। वो डरते हुए नागाल से पूछती है, क्या अब तुम उन्हें बाहर थूक सकते हो? वो अपनी ऊपर की बॉडी उठाता है और फिर आधे नाग के रूप में आ जाता है। नागाल धीरे से बोलता है, नाग अपने खाए हुए खाने को बाहर नहीं निकालते हैं। निया उसके फ्लैट पेट को देखती है। उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। हे भगवान, इसने जो भी खाया है वो सब फ्लैट बिस्किट में दब गया होगा। जिराज हल्के से अपनी पूंछ हिलाता है। वो अगले ही क्षण निया के सामने आ जाता है। उसकी ठंडी उंगलियां निया के फेस पर घुमाता है और उसके ठंडे एक्सप्रेशन तुरंत ही गर्म हो जाते हैं। नागाल मुस्कुराते हुए कर्कश आवाज में बोलता है, तुम मोटी हो गई हो। लेकिन उसकी टोन पहले जैसी ही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अलग हुए ही नहीं थे। वो अपनी लाल आंखों से प्यार से निया को देखता है। निया दुखी होकर बोलती है, वो कोई जंगली भेड़िए नहीं थे, वो छोटे पशु मानव थे। नागाल शांति से बोलता है, मुझे पता है। निया की बोलती बंद हो जाती है। जिराज और करणवीर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। नागाल मुस्कुराकर बोलता है, मैंने जब उनके पैरों की आवाज सुनी तो मुझे पता चल गया था कि वो किसी प्रजाति की फीमेल के बच्चे हैं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक खूनीपन दिख रहा था। मेरी फीमेल को कौन परेशान कर सकता है? उसकी बात से निया को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में अभी भी यही ख्याल चल रहे थे कि नागाल ने किसी को खाया था। एक खिलाड़ी ने नाग का सर लेकर किसी चीज के पीछे दौड़कर उसे खा लिया था। हर चीज के खाने के बाद नाग की लंबाई बढ़ जाती थी। एपिसोड 175 इंस्टेंट किलिंग बार। जमीन से थोड़े झटके आ रहे थे। पशु मानवों के दौड़ने की आवाज पास में आती जा रही थी। जिराज उस आवाज की दिशा में देखता है, फिर वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है। शिल्पा की तेज आवाज आती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? दौड़ने की आवाज बंद हो जाती है। उस बर्ड शेल्टर के बाहर 10 पशु मानव आकर रुक जाते हैं। भवानी भी अपने इंसानी रूप में था। वो चिंतित होकर इधर उधर देखता है। उसकी नाक जल्दी से हिल रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाता है और बर्ड शेल्टर में घुस जाता है। जिराज झपट कर अपने एरिया को बचाना चाहता था, लेकिन अचानक उसे उन बच्चों की याद आ जाती है और वो अपनी अर्ज को रोक लेता है। भवानी गरजता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? ये शायद इसीलिए क्योंकि उसे माहौल भी ठीक नहीं लग रहा था और हवा में जो ब्लड की खुशबू आ रही थी वो भी उसे कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थी। लेकिन भवानी बहुत गुस्सा हो गया था। रात में उसकी आंखें ग्रीन चमक रही थीं। निया अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो नागाल के पेट की तरफ देखने लगती है। शिल्पा जोर से चिल्लाती है, तुमने उन्हें खा लिया? भवानी अपना आपा खो देता है और भेड़िया बनकर
नागाल पर हमला कर देता है। नागाल उसका अपमान करने के लिए मुस्कुराता है। फिर वो निया की कमर पकड़कर उसे अपने पीछे खींच लेता है और फिर उसकी बॉडी एकदम से आगे झपट्टा मारती है। एक्सप्लोसिव पावर में नाग पशु मानव भी तेंदुओं से कम नहीं थे, बल्कि उनसे थोड़े ज्यादा ही होते हैं। जिराज भवानी की पावर से फायदा उठाना चाहता था। नागाल को अकेले ही लड़ने दो, वो एक फोर्स टाइप पशु मानव है। भवानी अपनी मूव साफ मारने वाला ही था। हर किसी को पहले सिर्फ चित्र ही दिख रहे थे, बाद में फिर रात के सन्नाटे में हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। जब तक सब साफ दिखने लगा तब नागाल ने एक हाथ से भवानी को नीचे दबाकर रखा था। भवानी का सर साइड में था। उसकी खून भरी आंखों में अभी भी वही भयानक चमक दिख रही थी जो पहले थी। शिल्पा जोर से चीखती है। निया तो नागाल के साइड थी, लेकिन वो भी ये दृश्य देखकर डर गई थी। उसके घुटने कमजोर हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। ये तो अच्छा था कि जिराज उसके पीछे खड़ा था और अपना हाथ आगे करके उसे संभाल लेता है। नागाल उस भेड़िए की बॉडी को छोड़ देता है, फिर खड़ा होकर शिल्पा की तरफ देखने लगता है। शिल्पा के साथी आकर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और चीता पशु मानव उसको पीछा करके गोले में खड़ा कर देता है। उनमें से शिल्पा का ये चीता साथी इंसान बन जाता है और वो सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसके मुंह पर 3 एनिमल स्ट्राइप्स थी, लेकिन वो जवान नहीं लग रहा था। वो करणवीर की तरह गुस्से से बोलता है, यहाँ हमारी प्रजाति की फीमेल को डराया जा रहा है और तुम ऐसे ही खड़े खड़े देखते रहोगे। करणवीर उसकी तरफ देखकर बोलता है, हमारी प्रजाति? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले ये हमारी चीता प्रजाति का पीछा कर रही थी। वैसे भी मैं खड़े होकर नहीं देख रहा हूँ, मैं खुले में निया का साथ दे रहा हूँ। तुम? उस 3 स्ट्राइप चीते पशु मानव की बोलती बंद हो जाती है। शिल्पा जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो सिसकते हुए बोलती है, मेरे पापा वुल्फ किंग को और एप किंग को अभी बुलाकर यहाँ लाओ। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आकर मेरे बच्चे और मेरी साथी की मौत का बदला लें। निया वो सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती है। वुल्फ किंग और टाइगर किंग साथ में 2 फोर्स टाइप पशु मानव होंगे और तो और यहाँ पर एप किंग भी होंगे। अगर वो इन लोगों से नहीं जीत पाया तो? वो जिराज का हाथ पकड़कर बोलती है, क्या हमें तुम्हारे पिता को भी बुला लेना चाहिए? जिराज भी अपमान करने जैसा हंसता है। उसकी आवाज तो धीरे होती है, लेकिन वहां के सभी लोगों को सुनाई दे जाती है। वो बोलता है, टाइगर किंग तो फिर भी अपनी बेटी को बचाने आ जाएगा, लेकिन वुल्फ किंग? वो एकमात्र ऐसा मेल है जिसने अपना खुद का परिवार बनाया है और उसके बच्चे भी मारे गए थे। वुल्फ किंग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं। वो बोलती है, सच में? निया अभी भी चिंता में लग रही थी। अचानक उसे एक सीरियस समस्या आती है। फिर क्या तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने आएंगे? जिराज चुप हो जाता है। अगर वुल्फ किंग ध्यान न देते हुए शिल्पा के साथ खड़े हो गए तो उसके पिताजी भी क्या करेंगे? थोड़ी देर में 4 बड़ी प्रजाति के किंग वहां आ जाते हैं। फिर शिल्पा के साथी को नोटिस पर एप, वुल्फ और टाइगर प्रजाति के किंग भी आ जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लेपर्ड किंग को किसने बताया था। शिल्पा अपने साथी की पीठ से नीचे कूद जाती है और टाइगर किंग के पास जाकर बोलती है, पापा, इन्होंने मेरे बच्चों को खा लिया है। आपको मेरा बदला लेना होगा। जब तक उनका खुद का परिवार नहीं होता है तब तक औरतें और बच्चे अनमोल होते हैं। टाइगर किंग शिल्पा के पिता थे, लेकिन उसके लिए उनका प्यार उनके साथ के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो देखता है कि उसके सामने वाला भी 4 स्ट्राइप पशु मानव है। वो उत्तेजित हो जाता है, लेकिन हमला नहीं करता है। वो मदद के लिए एप किंग को देखता है। एप किंग निया की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुमने सच में छोटे बच्चों को मारा है? निया अपना सर नीचे कर लेती है। उसकी कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपनी आंखें छोटी करके एप किंग की तरफ देखता है। वो नॉर्मल तरीके से देख रहा था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि वो खतरनाक है। वो बोलती है, तुम जंगली पशु मानव से नियम की बात कर रहे हो? सभी लोग चुप हो जाते हैं। शिल्पा सिसकते हुए बोलती है, एप किंग, ये सब निया की ही गलती है। अगर आप इसे कहीं दूर बेच दोगे तो हमारे पशुनगर में किसी जंगली पशु मानव की आने की हिम्मत नहीं होगी। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पता नहीं और कितने छोटे बच्चों को ये खा जाएगा। नागाल जोर से हंसने लगता है। वो अपनी पूंछ से नागाल और निया को घर में डाल देता है। वो वुल्फ, एप और टाइगर किंग को देखता है और फिर बोलता है, अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। एक साथ कुछ गुर्राने की आवाज आने लगती है। सबसे पहले टाइगर किंग पशु मानव बनकर आगे आता है। वुल्फ किंग थोड़ा हिचकिचाता है,
लेपर्ड किंग चुपचाप देखता है कि आगे क्या होता है और एप किंग तो हिलता भी नहीं है। उधर निया की साइड पर करणवीर नागाल के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर शातिरों वाले एक्सप्रेशन दिख रहे थे। उसके मुंह पर बना निशान भी हिल रहा था। एक ही साथ में 2 फोर्स टाइप पशु मानव को देखकर टाइगर किंग को लग जाता है कि वो नुकसान में है। वो तुरंत ही अपना विचार बदल देता है और इंसान बनकर एप किंग की तरफ देखने लगता है। फिर बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एप किंग अभी भी चुप था। फिर वो अचानक से बोलता है, नागाल की बात बिल्कुल सही है। सभी पशु मानव आपस में बातें करने लगते हैं। एप किंग बोलते हैं, नागाल पशुनगर का नागरिक नहीं है, ये निया का घर है और इसका एरिया है, तो इसलिए वो नियम से भी नहीं बंधे हैं। जब एप किंग ये बोलते हैं तो अब वुल्फ किंग भी बिना हिचकिचाहट के चुपचाप खड़े हो सकते थे। लेपर्ड किंग के साथ भी सेम चीज थी। शिल्पा नाराज होते हुए बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? वो इतना शार्प बोलती है कि उसकी आवाज ही बदल जाती है। इन्होंने मेरे बच्चे खाए हैं, क्या हम लोग इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? एप किंग बहुत ही लाचार बनते हुए बोलते हैं, तो तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था। तुम्हें उन्हें किसी और के क्षेत्र में बिना किसी कारण नहीं भेजना चाहिए था। उनकी आवाज में निर्दयता की भी हिंट थी। शिल्पा अपना सर हिलाते हुए पीछे जाती है। वो लड़खड़ाती है। ऐसा लग रहा था कि वो भी गिर जाएगी। उसका साथी उसे पीछे से पकड़ लेता है। टाइगर किंग भी निया को लाचारी से देखते हुए बोलता है, चलो चलते हैं। शिल्पा की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो गुस्से की नजर से निया को देखती है। निया दरवाजे पर खड़ी थी। फिर वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिल्पा भवानी की बॉडी उठा लेती है। अभी पशुमानव कड़वी हार लेकर वापस चले जाते हैं। निया राहत की सांस लेती है। वो लेपर्ड किंग को जाते हुए देखती है तो आवाज लगाती है, लेपर्ड किंग रुको। वो पलटकर निया को देखते हैं। वो बोलती है, यहां आने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको इस बात के बारे में पता कैसे चला? निया 2 कदम आगे चलती है। तब उसे पता चलता है कि उसके पैर जेली पर चला गया है। अब उसके पास जिराज को पकड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। निया को जिराज के इतने करीब देखकर लेपर्ड किंग बहुत खुश होता है। फिर वो अपना सर ऊपर करके आसमान में देखने लगते हैं। निया भी उसी तरफ देखती है तो उसे ऊपर से एक काला साया तेजी से निकलते हुए दिखाई देता है। वो तेज आवाज निकालता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। निया बोलती है, ये वो है? लेपर्ड किंग सर हिलाते हैं। फिर वो अपनी विश्वासी पशु मानव को दूर होने का बोलते हैं। निया बोलती है, क्या ये वही पशु मानव है जिसने मुझे पहले बचाया था? क्या ये अबीर है? जिराज तुरंत बोलता है, हु केयर्स, चलो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड है। एपिसोड 176 बेबी स्नेक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा है, नागाल ने साफ साफ एक संगीन जुर्म किया है और शिल्पा तो टाइगर किंग की बेटी है। वुल्फ किंग एप किंग के साथ चल रहा था। ये तो वही है जो शिल्पा ने कहा था। ये नागाल किसी और के बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे ऐसे ही छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसे एक फीमेल को निकाल क्यों नहीं देते? अगर हम उसके आगे जीत नहीं सकते और उस लड़की को बेच नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें भगा तो सकते ही हैं। एप किंग मुस्कुराता है। ऐसा लगता था जैसे उसे उसकी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। फिर वो बोलता है, उन्हें क्यों भगा दे? चीता प्रजाति और उनके कामों में दखल मत दो, सिर्फ मेरी बात सुनो। वो बोलता है, ठीक है। जिराज बोलता है। निया और वो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। फिर सॉफ्ट आवाज में बोलता है, तुम अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते? मैंने ज्यादा गर्मी देकर उन्हें जल्दी तोड़ दिया था। निया की आंखें चमक जाती हैं। वो आश्चर्य से पूछती है, सच में? कहाँ है वो? नागाल बोलता है, वो बेडरूम में है। निया बेडरूम की तरफ दौड़ती है। बेडरूम में आग शुरू हो चुकी थी। वो रूम में गर्मी कर रही थी। निया ग्राइंडिंग स्टोन की तरफ देखती है। उसे जमीन पर छोटे छोटे लाल और काले सांप दिखाई देते हैं। वो 2 हाथ जितने बड़े थे, 1 उंगली जितने मोटे थे और वो जमीन पर रेंग रहे थे। थोड़ी देर सांस लेने के बाद निया खुद को हिम्मत देती है, डरो मत, ये थोड़ा सा भी डरावना नहीं है। ये सांप तो बहुत सॉफ्ट, छोटे और प्यारे हैं। निया मुस्कुराती है और अपने आंसू पोंछती है। फिर वो अपनी बाहें फैलाकर उनकी तरफ तेज कदमों से जाती है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं। सभी सांप अपना सर निया की तरफ मोड़ देते हैं।
उनके ऊपर बने लाल और काले स्ट्राइप्स और उनकी लाल आंखें उन्हें निया के वर्ल्ड के रेड बैंडेड सांप लग रहे थे। वैसे तो वो रेड बैंडेड सांपों से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। उनकी नजरें भी बहुत मासूम लग रही थी। निया को वो बहुत प्यारे लग रहे थे। वो उनकी तरफ झुक जाती है और जो 3 सांप एक साथ हो गए थे उन्हें छूना चाह रही थी। सभी छोटे छोटे सांप अपना मुंह खोलकर हिस कर रहे थे। वो अपनी कोमल बॉडी को मोड़ लेते थे और फिर अपने बर्फ जैसे दांत दिखाते थे। जो सांप निया के पास में थे वो उसे सावधानी से देख रहे थे और जो उससे दूर थे, स्पेशली जो निया की नजरों से दूर थे, वो तो उस पर झपटने के लिए तैयार थे। निया डरकर दूर हो जाती है। नागाल निया के पीछे ही था। वो निया को पीछे से पकड़कर उठा लेता है। फिर वो गुस्से से नीचे देखता है। फिर वो अपनी जबान निकालकर उन्हें चेतावनी भी देता है। वो छोटे सांप तुरंत ही अपना हमला रोक देते हैं और रेंगते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपनी बड़ी और लाल आंखों से निया और नागाल को देखते हैं। निया अपना मुंह खोलती है। वो थोड़ी मुश्किल से बोल पाती है, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। नागाल उसे शांत करता है। वो अभी ही अंडे से निकले हैं। एक बार मैं उन्हें तुम्हारी खुशबू याद करवा दूंगा, फिर वो ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। निया अपना सर हिलाते हुए बोलती है, जल्दी। जिराज जब नागाल का छोटा रूप देखता है तो उसे जलन होती है। फिर जब वो देखता है कि निया उनसे डर रही है तो वो दरवाजे के पास जाकर झुक जाता है और मुस्कुराता है। करणवीर भी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है और अंदर देखता है। तभी उसे पता चला कि नागाल हमेशा ही घर पर रहता था। उससे उसे आराम मिलता है। ऐसा लग रहा था कि ये नाग पशु मानव इतना बुरा नहीं है। उसे अब समझ आया कि वो इतनी खतरे वाली जगह इसीलिए सोया था ताकि वो निया के पास रह सके। नागाल निया को गले लगाकर फिर नीचे बैठ जाता है और छोटे सांपों की तरफ जबान निकालता है। छोटे सांप अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। निया भी उनको देखती है, लेकिन उससे उनको ऐसे ही हाथ लगाने में डर लग रहा था। उनमें से एक सांप निया के पास आने की कोशिश करता है। उसका दिल बैठ जाता है और वो नागाल को गले लगा लेती है। नागाल के एक्सप्रेशन अजीब हो जाते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए निया की पीठ थपथपाता है। तुम डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। निया अपना सर हिलाती है। फिर वो पूछती है, ये अभी इतने छोटे हैं तो ये ठंड से तो डरते होंगे ना? नागाल बोलता है, कमरे का तापमान तो ठीक है, ये लोग अंदर ही रहते हैं। निया देखती है कि वो छोटे सांप अब थोड़े विनम्र हो गए थे। अब वो उन्हें छूने से खुद को रोक नहीं पाती है। वो अपने हाथ हवा में ले जाती है, लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं था। वो पूछती है, ये लोग अभी अंडे से निकले हैं, ये जहरीले तो नहीं होंगे ना? नागाल की मुस्कुराहट अब और गहरी हो जाती है। वो बोलता है, ये जहरीले होते हैं। एक बड़े पशु मानव को ये अपने जहर से आराम से मार सकते हैं। वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेती है। उसके बच्चों का नेस्ट काफी खतरनाक है। बच्चों को जन्म देना आसान है, लेकिन उनको बड़ा करना उतना ही मुश्किल होता है। नागाल की बाहों में रहने के बाद और थोड़ी देर तक उन सांपों को देखती है। फिर जब वो कांपने लगते हैं तब निया बोलती है, जल्दी से बैम्बू बास्केट लेकर आओ और इन्हें सुला दो। निया अभी सिर्फ 20 साल की थी और ये उसका मां बनने का पहला अनुभव था। उसकी अभी ऐसी उम्र है कि वो खेलना चाहती है और उन्हें सोने नहीं देना चाहती है। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि ये लोग बास्केट में कैसे लगते हैं। जिराज बैम्बू बास्केट लेकर सांपों की तरफ जाता है। वो उन्हें उठाकर अंदर रखने ही वाला था कि निया उसे रोक देती है। पहले उसमें थोड़ी घास बिछाओ और फिर एनिमल स्किन रखो। जिराज वही करता है जो उसे बोला गया था। पहले तो एनिमल स्किन बहुत रोएदार थी और उसके नीचे बिछी घास उसे और भी असमतल बना रही थी। आखिर में वो एनिमल स्किन के ऊपर और घास बिछा देता है। फिर नागाल उन सांपों को पकड़कर बास्केट में डाल देता है। वो अंदर भी रेंगने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वहां बालों का ढेर हो। जब एक सांप ध्यान नहीं दे रहा था तो निया उसकी पूंछ को पोक करती है। वो तुरंत ही अपना सर पलटता है और मुंह खोलकर निया को काटने की कोशिश करता है। इस बार निया तैयार थी और वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। वो उदास होकर बोलती है, इन्हें अनजान लोगों से शर्म आती है। नागाल मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता है। वो निया को ये नहीं बोलना चाह रहा था कि ऐसी सिचुएशन में हर कोई ऐसे ही रिएक्ट करता है। अगर कोई ऐसे अचानक से हमला करेगा तो फिर वो कोई भी हो, वो ऐसे ही रिएक्शन देगा। वो इस सिचुएशन से संतुष्ट था। जैसे निया को बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो उनसे डरती है। उसे जब भी उनके पास जाना होता था
तो पहले वो नागाल को ढूंढती है। निया का उनको जन्म देना व्यर्थ नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि उन छोटे सांपों को ये गर्म नेस्ट अच्छा लग रहा था। वो रेंगते हैं और फिर अच्छी जगह देखकर रुक जाते हैं। सिर्फ उनकी आंखें ही खुली रहती हैं। फिर निया उनके थोड़े करीब जाकर देखती है तो उनकी आंखें नशे जैसी लग रही थी। तब जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग सो चुके हैं। फिर निया के मुंह पर संतुष्टि की मुस्कुराहट आ जाती है। उसका मन तो नहीं हो रहा था, फिर भी वो अपनी नजरें उनसे हटा लेती है। चलो सोने चलते हैं। नागाल उसे उठा लेता है और अपने नेस्ट की तरफ जाता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसका नेस्ट तो अब अंडरग्राउंड शिफ्ट हो गया है। वहां पर वेंटिलेशन ठीक नहीं था और वहां पर नमी भी थी। इतने महीनों में वहां की घास भी बिगड़ गई थी। नागाल अपनी पलकें ऊपर करता है और फिर निया को जिराज के नेस्ट पर बैठा देता है। जिराज बहुत खुश हो जाता है और अपना ब्लैंकेट उठाते हुए बोलता है, चलो इधर आकर सो जाओ। निया नागाल की तरफ देखती है और फिर जिराज की नेस्ट की तरफ चली जाती है। वहां बैठने पर उसे अशांत लग रहा था। जिराज तुरंत ही अपनी स्कर्ट निकाल देता है और फिर निया की भी उसके कपड़े निकालने में मदद करता है। नागाल अपनी मुट्ठी अपने हाथों पर ठोकता है। फिर वो जाकर सांपों वाले बास्केट में जाकर सो जाता है। निया नींद में मुस्कुराती है। अब वो सपनों में जा चुकी थी। वो सपने में देखती है कि छोटे सांप उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो निया की बॉडी पर रेंग रहे हैं, जिसकी वजह से उसे खुजली हो रही है। आखिरकार वो पहली बार उनको छूने के लिए हिम्मत जुटा लेती है। वैसे निया को पता नहीं था कि जिस सांप को वो पकड़ रही थी वो अचानक अपने एक्सप्रेशन बदल लेगा। वो मुंह खोलकर निया के अंगूठे पर काट लेता है। वो जहरीला था। निया रोने लगती है। उसे पता नहीं था कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि छोटे सांप भी कितने जहरीले होते हैं, उसका अंगूठा नम हो जाता है। मुझे 911 पर कॉल चाहिए। निया अपने पैंट की जेब में हाथ डालती है, लेकिन वो खाली निकलती है। फिर उसे पता चलता है कि उसने एनिमल स्किन से बने कपड़े पहन रखे हैं। उसे ये भी याद आता है कि उसके फोन की बैटरी काफी समय पहले खत्म हो चुकी है और उसके पहले उसके पास सिग्नल नहीं आने वाला है। मैं क्या करूं? कोई प्लीज मेरी हेल्प करो। निया अपने अंगूठे को जोर से पकड़कर दबाती है। उसे पता था कि उसे अपना अंगूठा बांधना है, लेकिन अगर उसके अंगूठे की वेसल डैमेज हो गई तो उसे काटना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा। ये सोचते ही उसके अंगूठे में फिर जान आ जाती है। निया इतना घबरा गई थी कि वो बस रोने ही वाली थी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बल्ब जलता है। हाँ, मैं इस जहर को काटने के लिए एक स्नेक स्केल इस्तेमाल कर सकती हूँ। हर बादल में सिल्वर परत थी। निया सांप ढूंढने के लिए नीचे देखती है और तुरंत ही उसे एक नई परेशानी आ जाती है। निया की जमीन पर बहुत सारे सांप थे। इनमें से मुझे किसने काटा है? जब निया उन छोटे सांपों को देखती है तो वो सब उसकी बॉडी पर रेंगने लगते हैं। मेरे पास मत आना, हेल्प! वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन उसके गले में एक इनविजिबल कॉटन अटक गई थी। वो जितनी भी ताकत लगा रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो भागना भी चाहती थी, लेकिन एक अनजान हवा के झोंके ने उसे पकड़ लिया था। वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रही थी, बस उन छोटे सांपों को रेंगते हुए देख रही थी। निया, निया, निया! निया को एक जवान लड़की की आवाज आ रही थी जो उसका नाम पुकार रहा था। वो थोड़ा सोचती है, फिर वो पहचान जाती है कि ये तो जिराज है। उसके गले में अभी भी कॉटन अटकी हुई थी और उसकी आंखें भी साफ नहीं खुल रही थी। उसे अपने सामने गोल्डन आंखें दिखाई दे रही थी। जिराज धीरे से पूछता है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? निया राहत की सांस लेती है। उसका चेस्ट बहुत टाइट लग रहा था। उसे सभी दूर खुजली चल रही थी, जैसे उसकी बॉडी पर कुछ रेंग रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है या सच में है। अब वो खुजाने जाती है तो अचानक उसका हाथ किसी पतली और मांस वाली चीज पर पड़ता है। निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। निया डरते हुए इस चीज को अपने हाथों में उठा लेती है। वो छोटा सांप निया की तरफ देखता है और हिस्स की आवाज निकालता है। वो अपनी माँ के गर्म हाथों में अपनी पूंछ लपेट लेता है। उसकी माँ को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। छोटे सांप के दिल में भी खुशी होती है। निया उसे सहजता से दूर फेंक देती है और फिर नेस्ट में जाकर बैठ जाती है। फिर वो खड़े होकर वहां से कूदती है जैसे वो टैप डांसिंग कर रही हो। वो चिल्लाती है। निया की बॉडी पर बहुत सारे सांप थे। वो आसानी से सभी को नेस्ट में फेंक देती है। सभी छोटे सांप इतना डर जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी दौड़ने लगते हैं।
नागाल तुरंत ही अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देता है और अपनी पूंछ लंबी करके निया को अपनी तरफ खींच लेता है। करणवीर भी दौड़कर अंदर आता है और डर कर देखता है। निया जिराज के नेस्ट की तरफ इशारा करके चिल्लाती है, मेरे नेस्ट में बहुत सारे सांप हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने ख्यालों से बाहर आती है। जब वो नीचे मुंह करके अपने हाथ को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका अंगूठा तो बिल्कुल ठीक है। ये सब तो एक सपना था। थैंक यू भगवान, ये सिर्फ एक सपना था, मैं तो मर ही गई थी। जिराज अपना ब्लैंकेट हिलाता है और फिर जल्दी से नागाल की तरफ जाता है। फिर वो निया को एनिमल स्किन उड़ा देता है। करणवीर आश्चर्य से पूछता है, क्या हुआ? उसे किसी अजनबी की भी खुशबू नहीं आ रही थी। जिराज बोलता है, कुछ नहीं हुआ, निया बस उन छोटे सांपों से डर गई थी। जिराज की बात सुनकर निया को शर्म आती है। ये कितनी बेतुकी बात है कि वो अपने खुद के बच्चों से ही डर गई थी। निया थोड़ी कमजोर से बोलती है, मुझे एक बुरा सपना आया था। फिर वो बात बदलने की कोशिश करती है, ये मेरे पास आकर कैसे सो गए? जिराज बोलता है, शायद उन्हें ठंड लग रही होगी और हमारे नेस्ट में गर्मी है। अब मैं उन्हें यहां नहीं आने दूंगा। निया हिचकिचाती है, कुछ बोलती नहीं है। वो तेज सांसें लेती है और अपनी धड़कन को संभालती है।